इस पर काफी गंभीर चिंतन मनन किया था। आप सभी शिक्षक हैं, शिक्षक रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र के कुछ अधिकारी भी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। तो उस समय जो प्रयोग होते थे आजादी के पहले शिक्षा के क्षेत्र में और आजादी के बाद की शिक्षा की दिशा क्या होनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा जैसे विषय आए थे प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रों में, उन पर गहन चिंतन और मनन होता था सामाजिक संगठनों में, राजनीतिक संगठनों में। और क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में इतना ध्यान दें। बिहार में जब पहली बार मंत्री परिषद मंत्रिमंडल बना था तो आचार्य बद्री प्रसाद वर्मा शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, एक शिक्षाविद थे। और बहुत लोग जो पहले की किताबें पढ़े होंगे तो एक डेनमार्क के बारे में पढ़ाया जाता था जहाँ दूध की नदी बहती है, और उस तरह के कई सुलेख आचार्य बद्री नारायण वर्मा ने बिहार के शिक्षा जगत को दिया था। और जब इस देश की पहली आज़ादी की 100 वर्ष पूरा हो रहा था 1957 में, तो उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध इतिहासकार जो बाद में पटना विश्वविद्यालय के कुलपति हुए, काली किंकर दत्ता जी, उनको उन्होंने जिम्मेवारी सौंपा था कि 1857 के आज़ादी की लड़ाई के बारे में 100 साल के बाद क्या चिंतन होना चाहिए, और लड़ाई क्या थी, वो संघर्ष क्या था, उसके बारे में आप लिखिए। उस समय रिसर्च स्कॉलर थे, उनकी पुस्तक आज भी वीर कुंवर सिंह अमर सिंह के नाम से हमारे यहाँ पुस्तकालयों में मौजूद है। तो ऐसे लोग उस समय चिंतन करते थे। और आज जिन सवालों को उठाया जा रहा है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के इस मंच से, वे तमाम सवालों पर उस समय भी चिंतन हुआ करता था। मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे हमने दवाएं की और मर्ज बढ़ता गया। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में प्रसिद्ध रिपोर्ट आई थी शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद कई रिपोर्टें आई। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में भी एक समिति बनाई थी। आचार्य राममूर्ति जैसे व्यक्ति विनोबा भावे, गांधी, जयप्रकाश नारायण के साथ जुड़े थे, उनके अनुभवों को जानते थे, यानी हमारी शिक्षा की बुनियाद क्या होना चाहिए। और जिस बुनियाद पर शैक्षिक विकास का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास का भवन खड़ा होगा, वह बुनियाद कितनी अग्रगामी, कितनी अग्रसूची, कितनी राष्ट्र के हित में होनी चाहिए। मगर बीच के दिनों में जब हम दुनिया से प्रभावित होता रहा हमारा शिक्षा का क्षेत्र, और हम भूल गए कि जो विज्ञान और हमको लगा कि शायद जो प्रगति हो रही है उस प्रगति को हमको पकड़ना चाहिए। मगर जब उस प्रगति को पकड़ने वाले सक्षम हाथ नहीं रहेंगे, मेधावी मस्तिष्क उस दिशा में सोचने वाला नहीं रहेगा, तो हम प्रगति के दासी हो जाएंगे। और हम तब से जो भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने प्रगति किया, हम उसके गुलाम बन गए, हम उसके मुरीद बन गए। हम किस तरह से इस प्रगति को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने का औजार बनाएं, ये नहीं सोचा गया। धीरे धीरे हम भूलते गए। बड़े बड़े विशेषज्ञता प्राप्त संगठन खुले, जरूरी भी थे, परंतु इस ऊहापोह में बुनियादी शिक्षा को, शिक्षा की बुनियाद को, प्राथमिक शिक्षा को हमने विस्मृत कर दिया। इसलिए आंकड़ों में देखा जाता है कितनी प्रतिशत साक्षरता है, उसमें से पुरुषों के बीच कितनी साक्षरता है, महिलाओं के बीच कितनी साक्षरता है,
और सर्व शिक्षा अभियान के चलने के बाद से इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, सरकारें अपने आंकड़े बताती हैं। मगर जब हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई करने के बाद उसमें आधा से अधिक विद्यार्थी पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, समाज की किसी धारा में चले जाते हैं, तब लगता है कि इन आंकड़ों का आखिर क्या महत्व है, क्या औचित्य है इनका। आपने सही विषय चुना है। पहले हम लोग यही देखते थे कि शिक्षा जगत में दो क्षेत्र होते थे, एक शैक्षणिक और एक गैर शैक्षणिक, जिसमें सभी पढ़ाने के अलावे शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करते हैं प्रबंधन का वे लोग होते थे। और अब ये विषय आ रहा है कि शिक्षक के द्वारा ही गैर शैक्षिक कार्य कराए जाए, चाहे वो मिड डे मील बनवाना हो या स्कूल का भवन बनवाना हो, ये सब काम शिक्षक करेगा। तो गैर शिक्षक का जो हमारे यहाँ ढांचा है वह क्या करेगा और इसका असर शिक्षा पर क्या पड़ेगा। क्योंकि जब सरकार सोचती है तो वो देखती है कि हमारे पास एक मैन पावर पड़ा हुआ है, उसको लगता है कि शिक्षक पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद भी काफी समय उनके पास रहता है, कुछ और काम दे दो। इस नाते ही चाहे जनगणना का विषय हो, चुनाव में काम करने का विषय हो, हम लोग हर समय उठाते हैं कि शिक्षक समुदाय को इसमें नहीं लगाना चाहिए। और हर 10 साल पर जनगणना होती है, हर 5 साल 3 साल 2 साल पर इस देश में चुनाव होते हैं, साल में 2 बार मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होता है, तो क्यों नहीं आप इसके लिए एक आवश्यक तंत्र विकसित करते हैं। इस देश में जितनी भी स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, इसको जुटाने के लिए CSO बना है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, वो अपना काम करता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना है, जो एक पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का जो जल फल और नभ में रहते हैं उनके आंकड़े इकट्ठा करता है, अपने हिसाब से इकट्ठा करता है। तो ऐसे काम जो हमारे यहाँ बारंबारता से हो रहे हैं, साल 2 साल 3 साल 10 साल के भीतर हो रहे हैं, तो उन कामों को दक्षता से करने के लिए एक प्रवीण संगठन क्यों नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। आज सरकार अपने अनेकों काम गैर सरकारी संगठनों को दे रही है, NGO जिनको हम कहते हैं गैर सरकारी संगठन। तो इन सब कामों के लिए भी कोई एक संगठन बनाया जाना चाहिए जो यह काम करे। आखिर शिक्षक ही क्यों करे, और शिक्षक जब क्या काम करेगा तो पढ़ाई तो प्रभावित होगी ही, जो काम हो रहा है वह काम भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि देश के आजाद हुए कितने साल हो गए, मगर मतदाता सूचियों में जो अशुद्धियां हैं वे समाप्त नहीं होती हैं। और जब चुनाव आता है तो सैकड़ों लोग एक बूथ से दूसरे बूथ पर घूमते रहते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। तो जब हम इन बातों को नहीं सोचेंगे इसके में क्या काम है और वह काम वह दक्षता से प्रवीणता से कैसे कर सकता है, तब तक हम शायद शिक्षा की बुनियाद को संभाल नहीं सकेंगे। और शैक्षिक महासंघ जब बना है, जब गठित हुआ है, तो उसने आजादी के बाद के 46 वर्षों के क्षेत्र में 46 वर्षों के कालखंड में शिक्षा के क्षेत्र में कितना बिखराव हुआ है। लोग विद्वान बनते हैं, हर साल पारितोषिक मिलता है, ये एक हर साल का फिनोमिना है, राष्ट्रपति पुरस्कार से लोग नवाजे जाते हैं। परंतु यह सब होते हुए भी कितना खोखलापन हमारे बीच में आते जा रहा है। क्या कहा गया है हमारे यहाँ विद्या के बारे में, हम तो शिक्षा की बात करते हैं, विद्या के बारे में कम बात करते हैं। यही कहा गया है सा विद्या या विमुक्त है, यानी विद्या वह है जो हमको मुक्त करती है। और किन किन चीजों से हमको मुक्त करती है इसकी विशद व्याख्या हमारे पुराणों में, वेदों में, पौराणिक ग्रंथों में, पंचतंत्र जैसी सूक्तियों में भरे पड़े हैं। परंतु कभी भी हम इस पूरे दरमियान यह नहीं सोचते हैं कि हमारी विद्या हमको इन चीजों से मुक्त कर रही है या और कई अन्य चीजों में जकड़ कर हमको व्यवस्था का गुलाम बना रही है। ये चिंतन करना है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बुनियाद में यह बात है। और भी कहा गया है विद्या विनयात या पात्रत्वां धर्म आपनोति धनात् धर्म ततः सुख, यानी विद्या का मतलब हमको सुख प्राप्त करना है, मगर वो सुख कैसे प्राप्त होगा इसके बारे में बताया गया है, चिंतन किया गया है। और जिन लोगों ने आजादी के बाद से ही शिक्षा के क्षेत्र को इस रास्ते पर चलाने का प्रयास किया, वे धीरे धीरे और प्रासंगिक होते जा रहे हैं। और देश दुनिया में विज्ञान और तकनीकी की प्रगति के आलोक में जो रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं, उसकी चकाचौंध में हम अपना बुनियादी मूल्य भूलते जा रहे हैं। आज एक सबसे बड़ी विडंबना है और यह भी एक बिंदु है जिसके कारण राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ को एक संगठन के रूप में आकार देना पड़ा है। तो अनेकों चीजें, बात हो रही थी शिक्षकों को के सम्मान की बात,
हमको याद है, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग कांख में बोरा ला के ले जाते थे और जमीन पर बिछाते थे, पढ़ते थे। और उस समय शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता था, शनिवार लेकर पर शनिवार को जो विद्यार्थी अपने घर से कुछ लेकर आया उसने चढ़ाया। परंतु पूरे गांव में, पूरे समाज में शिक्षक की मर्यादा, शिक्षक का मान कितना रहता था। जिस गली में शिक्षक रहते थे उस गली से जाने की हिम्मत हम लोगों की नहीं होती थी। घर में गार्जियन कहते थे कि मास्टर साहब को बुला दो, लड़का बदमाशी कर रहा है। तो ये मान था, ये प्रभाव था। इस प्रभाव को विस्तारित करने में, इसको संगठित स्वरूप देने में आज की शिक्षा कामयाब हुई है। और जितने नए नए जुमले शिक्षा के क्षेत्र में रोज गढ़े जा रहे हैं वे शिक्षक पर अविश्वास के प्रतीक बनते जा रहे हैं। लगता है शिक्षक पर, व्यवस्था को, समाज को भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए उसको अनेक चीजों में जकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यह जकड़न में जब शिक्षक ही जुड़ा रहेगा तो वो समाज को, विद्यार्थी को मुक्ति का मार्ग कैसे दिखा पाएगा। आज एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का उत्तर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जरूर आने वाले समय में हमारे सामने रखेगा। इसलिए जिस तरह की व्यवस्थाएं बन रही हैं, एक सरकार के बारे कहा जाता है आज की स्थिति में कि हर क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप एक नेसेसरी इविल बन गया है, एक ऐसी बुराई जो आवश्यक है। इस नाते सरकार का प्रभाव हर क्षेत्र में आज दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों को ही चलाने के लिए, उनका प्रबंधन करने के लिए कितने लोग हैं, इंस्पेक्टर से लेकर और डीईओ और शिक्षा सचिव तक। हर विद्यालय महसूस करता है। मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में आपसे अधिक कोई जानता है या हम लोगों को इसके बारे में कहने की जरूरत है। पहले जब किसी भी विभाग में, सरकारी विभाग में जो विशेषज्ञतापूर्ण विभाग थे, सबों में निदेशालय बनाने का काम, और डायरेक्टरेट शिक्षा के निदेशालय गए हैं। अब तो 3-3, 4-4 निदेशालय शिक्षा के हो गए हैं। किसी के क्षेत्र में शिक्षा, हर जगह निदेशालय बनते थे। और उस समय बनाने के समय संविधान निर्माताओं की अवधारणा ये थी कि ये निदेशालय विशेषज्ञों से युक्त रहेंगे, सरकार केवल नीति बनाएगी और नीतियों का कार्यान्वयन स्वतंत्र रूप से निदेशालय को करना है। और आज निदेशालय कहाँ स्वतंत्र है? आज तो निदेशालय सचिवालय का एक भाग बन गया है। शिक्षा निदेशक, उद्योग निदेशक, कृषि निदेशक, कोई भी निदेशक अपने यहाँ जो निर्णय लेता है वह सचिवालय में उसकी समीक्षा फिर से वहां का किरानी बड़ा बाबू करता है और तब जाकर उस पर कोई निर्णय होता है। सरकार को चाहिए था कि बजट पास करे, निदेशालय को बजट सौंप दे, नीति सौंप दे, कार्यक्रम सौंप दे और उस बजट में प्राप्त धन के आधार पर उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन निदेशालय करे, उसकी समीक्षा हो। तो जो बुनियादी अतिरेक हो गया है हमारे सारी शासन व्यवस्था में, यह एक बहुत बड़ा कारण है कि शिक्षा सत्ता से, शिक्षा राजनीति से मुक्त नहीं हो पा रही है। और शिक्षा या शिक्षक हम जितनी मांगे रखते हैं देश के सामने, अपने लिए भी रखते हैं, वे मांगे जितना पूरा होती है उससे अधिक उलझन होते जा रहा है। छठे वेतनमान का विषय था। मुझे याद है कि अर्जुन मुंडा जी अभी मुख्यमंत्री हुए, तीसरी बार तो उन्होंने पहली घोषणा यही की कि हम शिक्षकों को छठा वेतनमान देंगे। ये घोषणा हो गई, मगर 5वें वेतनमान की विसंगतियां अभी लगी हुई हैं। तो ये विसंगतियां कैसे दूर हों? एक समय था जब किसी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बहाल होता था और वह जाता था तो वहां के कमिश्नर उसके यहाँ आते थे, कॉल ऑन करते थे, कटसी में आते थे, मिलने के लिए आते थे। और अब क्या हो गया है? बहुत जूनियर अफसर जो डीसी डीएम रैंक का है वह विश्वविद्यालयों का कुलपति बन जाता है, वो रजिस्ट्रार बन जाता है। तो जब सरकारें और समाज इस बारे में नहीं सोचेगा कि हम शासन व्यवस्था के नाम से कितनी बुराइयों को लाद रहे हैं अपनी व्यवस्था में, तब तक इसको दूर करना बड़ी मुश्किल होगा। इसलिए जो अहम सरकार में है, जो अहम व्यवस्था में है, उस अहम को अपने स्थान पर रखकर और शिक्षा या विशेषज्ञता के किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञों की बातों को प्राथमिकता देने का अवसर जब तक नहीं आएगा तब तक बहुत कठिन है किसी सुधार की बात को करके और उसको व्यवहारिक जामा, अमली जामा पहनाने का। तो आज राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिस बुनियाद पर खड़ा है और आज़ादी के 46 वर्ष के बाद इस संगठन की काफ़ी सोच विचार करने के बाद स्थापना हुई है, तो वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में कोई क्रांति होगी, कोई बुनियादी परिवर्तन होगा। वह मसला संस्कृत विद्यालय, उर्दू विश्वविद्यालय से भी जुड़ा हुआ है
ये मानसिकता की बात है, हमारी मानसिकता क्या हो रही है। क्योंकि हम तो मानते हैं कि पहली बार जिसने खाट बुनना सीखा होगा, सिखाया होगा, उस समय का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट हुआ होगा। लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी क्रांति विज्ञान तकनीकी में हुई जब पहिया का आविष्कार किसी ने किया। तो ये सब चीजें आज आते आते इन्हीं का विस्तार हो रहा है। न्यूटन अगर कहता था कि हम तो विशाल ज्ञान के समुद्र में कंकड़ पत्थर किनारे होकर हम इकट्ठा कर रहे हैं, और उसी से इतने कम दिनों में आज हम दूसरे ग्रहों की यात्रा कर रहे हैं, तो सवाल यह है कि जो भी प्रगति है वो हमारे हाथ में हथियार के रूप में रहनी चाहिए, औजार के रूप में रहनी चाहिए, और ऐसे दक्ष प्रवीण ज्ञानी लोगों का निर्माण होना चाहिए जो इस औजार को सही तरीके से चला सके, तब विकास होगा। आज ये बातें नहीं हो रही हैं, इसलिए विज्ञान और प्रगति बड़ी बड़ी बातों को करके और शिक्षा के क्षेत्र में पिछले दरवाजे से सारी समस्याओं को लाभ देने का जो प्रयास है वह कभी भी बुनियादी शिक्षा को मजबूत नहीं होने देगा। और बुनियादी शिक्षा, बुनियादी मानसिकता मजबूत, सटीक, सही दिशा में जाने वाली नहीं होगी, तब तक हम विद्या को विमुक्ति करने का साधन नहीं बना सकते हैं और विद्या को सुख प्राप्त करने का साधन नहीं बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि समाज को यह सौगात राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी, और विश्वास पूर्वक हम कह सकते हैं जो पौराणिक चीजें हैं, जो आख्यान हैं, जिसको लोगों ने जब तब चिंतन के माध्यम से समाज के सामने रखा है, आज फिर घूम फिर कर वह सर्किल वहीं आ रहा है। और इससे अधिक प्रमाण क्या हो सकता है कि कल हाईकोर्ट के तीनों जजों ने यह कहा है कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। तीनों ने कहा है, तीनों सहमत हैं इस पर। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको प्रमाणित किया है कि पहले मंदिर था, पहले धार्मिक ढांचा था, उसके ऊपर इसका निर्माण हुआ है, और इसको सभी ने माना है, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो ये चिंतन की प्रक्रिया में निकली हुई चीजें जरूर एक न एक दिन सफल होंगी, मगर इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, इस वृत्त के चक्र को आकार देने के लिए जिस मेधा की जरूरत होगी, जिस दक्षता और निपुणता की जरूरत होगी, वह केवल पढ़ाई के क ख ग से या तकनीकी ज्ञान के गुलाम होने से नहीं होगी, बल्कि इसके पीछे जो दर्शन है, जो सिद्धांत हैं, जो आदर्श हैं, और जिनको आज के हजारों लाखों वर्ष पहले बताया जा चुका है, हम उससे अधिक आगे कहीं नहीं जा रहे हैं। आज के समाचार पत्र में है कि पृथ्वी के जैसा एक ग्रह कहीं मिल रहा है। लोगों ने बताया है पहले चिंतन से, इस ब्रह्मांड में, इस खगोल में और भी ऐसे तत्व विद्यमान है। एलियंस की बात हो रही है, आ रहा है, लोग सोच विचार के कह रहे हैं, कई चीजें आ रही हैं, परंतु हम अपने धर्म ग्रंथों के मर्म में जाएंगे तो इन चीजों की असलियत, सोच, प्रतीक, ये सब हमारे सामने आएंगे। और इन पिछले 50-60 वर्षों में ऐसे चिंतन को रूढ़िवादिता कहा जाने लगा है, सांप्रदायिक कहा जाने लगा है। अब नए शब्दावली में आध्यात्मिक चिंतन कहकर इसको थोड़ी प्रतिष्ठा जरूर मिलने लगी है, परंतु राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जैसे संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं, थोड़ा ध्यान इस ओर देकर और इन चीजों को समाज में प्रतिपादित करने का प्रयास करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी जरूर एक दिन इस देश को दुनिया का गौरव बनाएगी। और हम लोग जो कहते रहे हैं कि भारत गुरु था और फिर से एक बार दुनिया का सिरमौर होगा, यह सपना इसी प्रयास से साकार हो सकता है। इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सच में एक दिन दुनिया का सिरमौर बनेगा। मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के ओर से मैं मुख्य अतिथि माननीय श्री सरजू राय जी को एक वचन दे रहा हूं कि हम अपने कृत्यों से, हम अपने कर्मों से यह जरूर कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एक दिन उनके उम्मीद पर खरा उतरे। साथियों, ऐसी मान्यता है, ऐसी परंपरा है कि मुख्य अतिथि के व्यक्ति को धन्यवाद नहीं दिया जाता, बल्कि उनके वचनों को अपने जीवन में उतारकर और उसे अपने जीवन को जिया जाता है, उनके संकल्पों को पूरा किया जाता है, उनकी भावनाओं की कद्र की जाती है। मैं एक बार पुनः डॉक्टर अशोक सिंह को माइक दे रहा हूँ, कुछ घोषणा करें। आपके लिए कुछ
सूचनाएं हैं कि इस सत्र को यही विराम देते हुए चूंकि जो हम लोग दैनिक चर्चा दिए हैं उसमें 12:30 भोजन का था, तो दूसरा सत्र हमारा 2:30 से प्रारंभ होगा और उस सत्र को आपके बीच में माननीय ओमपाल सिंह जी जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं वो उद्बोधित करेंगे। हम लोग भोजन के बाद यहाँ 2:30 में फिर बैठेंगे, उसमें 2-3 बातें और होगी। शिक्षा के अधिकार पर चर्चा होगी और सरकार को समर्पित करने के लिए हमारा प्रस्ताव तैयार होगा। आप जो भी बंधु शिक्षा के अधिकार पर अपना विचार देना चाहें। अधिकार दोनों में अंतर है। पहले राज्य का नीति निर्देशक तत्व था ये शिक्षा का अधिकार। जब भारत आजाद हुआ उसी समय से ये वांछित था कि शिक्षा सभी 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क दी जाए। आज के परिप्रेक्ष्य में इसका यही महत्व है कि यह एक एक्ट बन गया है जो बाध्यता हो गई। उसके लिए पनिशमेंट की भी व्यवस्था होनी चाहिए और उसके लिए बाध्यता भी होनी चाहिए, रिवार्ड भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी देश के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए जो हमारा ये जो मुख्य बिंदु या लक्ष्य जो कह रहा है, ये किसी भी देश का दायित्व होता है। वही राष्ट्र अब महान हो पाएगा जहाँ की इसकी शिक्षा की व्यवस्था सारी नागरिक शिक्षित हों। ये बात देखने को आई आपको रूस और अमेरिका की दौड़ में। अमेरिका वैज्ञानिकी की दौड़ में पीछे पड़ रहा था, तो उसने अध्ययन किया कि रूस क्यों आगे है। और राष्ट्र के लिए जो मुख्य तत्व है मानव संसाधन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण। सारे संसाधन धरे रह जाएंगे, सारे संसाधन धरे रह जाएंगे यदि मानव संसाधन का उचित या समुचित विकास नहीं हो। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने, और मुझे आश्चर्य आता है कि उस समय एक ऐसी पीढ़ी आई जिसमें सारे के सारे लोग में महान थे, त्याग की मूर्ति थे, बलिदान करने को हमेशा तत्पर रहते। आज वो पीढ़ी दिखाई नहीं, कहाँ गायब हो गई ये पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे स्थिति में आज ये सबसे बड़ा शिक्षा अधिकार निश्चित रूप से ये अच्छा माध्यम है, बशर्ते इसका क्रियान्वयन सही तरीके से किया जाए और सरकार पर बाध्यता हो या सरकारी अधिकारियों पर बाध्यता हो। यदि ये पूरी नहीं होती है तो दंड का भी प्रावधान हो। तो ये एक्ट बन गया। पहले क्या था, ये नीति निर्देशक तत्व था, अभी ये एक्ट बन गया है। इसके लिए सरकार को एक व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसके अंतर्गत जैसे सर्व शिक्षा अभियान में बच्चों को चिन्हित किया जाना है, ये सारा कुछ करना है, लेकिन वो बाध्यता नहीं थी। आज के दिन में ये बाध्यता हो गई और इसको हम RTI के अंतर्गत ला सकते हैं कि सरकार ने ये जो शिक्षा का अधिकार बनाया है, इतने बच्चों को क्यों नहीं मिला, है ना? उसके लिए सरकार का क्या कर्तव्य है, और नहीं तो सरकार को क्या पनिशमेंट दिया जाए, अधिकारियों को क्या पनिशमेंट दिया जाए। और सबसे मुख्य बात है विद्यालयेन उपार्जयेन। शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य हो गया है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, चाहे किसी तरीके से कमाओ। इस भ्रम को हमें दूर करना है, इस भ्रम को दूर करना है, क्योंकि कमाना ही नहीं है। अंतिम लक्ष्य क्या है? मान लीजिए इसको छोड़ देंगे, उसको मान लीजिए सुख, तो धन कभी सुख नहीं दे सकता है, धन कभी सुख नहीं दे सकता है। उसके लिए आवश्यक है आपको विद्या के लिए शिक्षा जो कहते हैं केवल। अभी सरकार की नीति क्या है? बच्चा केवल सिग्नेचर करिए, साक्षर हो जाए, मेरा जो डाटा बैंक वो हो जाए कि 100% हो जाए, बस इसी की व्यवस्था है। लेकिन उसको सही मानव बनाना है, और जब सही मानव बन गया उसकी मुक्ति है, उसका चरित्र अच्छा होगा। तो इस चीजों को बताना पड़ेगा। अभी शिक्षा मुख्य रूप से हायर एजुकेशन तक यही होगी
केवल इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन देना, सूचना ही केवल देना है कि भारत की आबादी इतनी है, भारत में इतने राज्य हैं। लेकिन ये हम लोग चुपते जा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है उसके मन में नहीं होता है। ठीक है, उसके मन में एक लक्ष्य है, पढ़ेंगे तो नौकरी पाएंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, किसके लिए उसके जिम्मे आता नहीं, उसके जिम्मे केवल दुख ही दुख आता है। तो सही सुख की राह दिखाना है और उचित अनुचित, बस इतना ही कहूंगा, जिसको इथिक्स या मोरल एजुकेशन जो कहिए, जो भी नाम कहिए, उचित अनुचित का उसको ज्ञान कराना है। ठीक है, यदि इस तरीके से वो शिक्षित हो जाता है तो निश्चित रूप से ये राइट ऑफ एजुकेशन, ये हम लोग आप ही से मैं कह रहा हूं कि यदि ये हम दे पाते हैं तो राइट टू एजुकेशन हमारा सक्षम होता है आज की व्यवस्था में भी। और केवल हस्ताक्षर कर लेने का, आज जो है सही तरीके से शिक्षित नहीं है, वही आतंकवादी हैं, वही देशद्रोही हैं, वही भ्रष्टाचारी हैं, वही सारे कुकर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि जो हमारे पास पैसा है उसको कैसे खर्च करना है। ठीक है, एक हमारी नेत्री कहती है कि दिल्ली में ऐसा कोई होटल ही नहीं जो हमारे पैसे को खर्च कर सके। उनको अपने पैसे की महत्ता नहीं मालूम। इसी तरह से सारी की सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं। जैसे मान लीजिए आज हम लोग का एक, अभी हम लोगों ने जो भोजन किया इस पर Hey,
सभागार में उपस्थित सामान्य तौर पर झारखंड प्रदेश के शिक्षक कार्यकर्ता बंधु और प्रदेश के बाहर से आए हुए वो कार्यकर्ता जिनको उस कार्यक्रम के स्थगन की सूचना बाद में मिली होगी और वो यात्रा में होंगे, ऐसे कुछ झारखंड से बाहर से आए हुए कार्यकर्ता बंधु, परम श्रद्धेय मातृशक्ति, और अगर उपस्थित हैं तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पहचान रखने वाले राष्ट्र के सजग प्रहरी पत्रकार बंधु। सामान्य तौर पर अपनी बात प्रारंभ करने के पहले पिछले साल 2 साल से एक वाक्य मेरे मुंह से अनायास निकल जाता है। वो वाक्य भारत के एक सुप्रसिद्ध विचारक ने कहा है, और किसी का कहा हुआ कोई संदेश सुनने और पढ़ने वाले को अगर जच जाता है, उसके मन को भा जाता है, तो उसके हृदय में वो निवास करने लगता है। उस सुप्रसिद्ध विचारक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सारे संसार को संदेश दिया है कि प्रार्थना ऐसे करो कि जैसे सारा काम ईश्वर पर निर्भर हो, और कर्म ऐसे करो मानो सारा काम मनुष्य को पूरा करना है। तो विचारक का तात्पर्य यह है कि भावना और साधना का संगम, कर्म और करुणा के समन्वय के प्रवाह का प्रतीक, संपूर्ण विश्व का जो शिक्षा जगत है और शिक्षा जगत का संवाहक पिछले 20-30 साल छोड़ दिए जाए तो सामान्य तौर पर जिसने संपूर्ण विश्व में एक सम्मान प्राप्त किया, जिसको हम शिक्षक कहते हैं, ऐसे शिक्षकों का ये सम्मेलन है। किन्हीं भी कारणों से 2 दिन का जो राष्ट्रीय सम्मेलन था प्राथमिक संवर्ग का, जिसमें हिंदुस्तान के लगभग सभी प्रांतों से लोग आने वाले थे, देश में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी, मन के अंदर यह संशय था कि कहीं आने जाने वालों की यात्रा में व्यवधान ना हो। सारी सावधानियां बरतने के बाद भी ये लगता था कहीं कोई होनी अनहोनी ना हो जाए। तो मेरे मन में ये निश्चय था कि कोई अनहोनी नहीं होगी। फिर भी जब ज्यादा मत ये आए कि कार्यक्रम को करेंगे, कोई ऐसी होनी अनहोनी हो गई, थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, तो आधे मन से मैंने भी हाँ कहा। मुझे थोड़ा इंट्यूशन होता है, पूर्वाभास होता है। मेरे मन के अंदर यह स्पष्ट विचार था ऐसी कोई होनी अनहोनी नहीं होगी, क्योंकि 30 तारीख के फैसले के पहले इतना लगातार प्रचार हो चुका था अमन चैन का, तो मुझे ये लगा कि जो जिनके पक्ष या विपक्ष में निर्णय होना है, मेरा भरोसा था कि उनमें से कोई भी ऐसे न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेगा। क्योंकि इंट्यूशन होने के बाद भी अपनी बात दबे स्वर में तो मैंने कही, कैसा मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा, लेकिन फिर सभी का मत जैसा बना मुझसे वरिष्ठ लोगों का, तो मैंने भी मुझ पर हाँ कहा। कल प्रातःकाल 8 बजे 8:30 बजे के बीच में इस प्रदेश के महामंत्री श्री अशोक जी से फोन पर वार्ता हुई। फोन उन्होंने किया, और उन्होंने इसलिए किया कि राष्ट्रीय सम्मेलन की व्यवस्था का जो योग्य प्रबंधन झारखंड जैसे नए संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, जैसा देखकर भी लग रहा है मैं ना भी आता
तो भी मुझे यहाँ के कार्यकर्ताओं की हृदय की धड़कन का अनुमान रहता है। ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। मैं ना भी आता तो मुझे पता रहता है कि जहाँ 4, 6, 8 लोगों का एक समझदार लोगों का संच होता है, ग्रुप होता है, और नेतृत्व श्री अशोक जी का था, तो सम्मेलन की व्यवस्था में कोई किसी प्रकार की कमी रहना, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बड़ा अनुभवी कार्यकर्ता गौरी शंकर जी, जब बिहार झारखंड एक ही था तब से लगे हुए हैं, उनके भी अनुभव काम आते हैं। और मुझे ध्यान है कि चंद्रकांत जी जब इस प्रांत के महामंत्री थे तो मेरा आना प्रारंभ हुआ था जब 6 प्रदेशों का काम मेरे पास था। तो हंसी मजाक में मैं कुछ भी कह लेता था, लेकिन मैं ये अनुभव करता था कि दोनों कार्यकर्ताओं के मिले जुले प्रयासों से और मस्तिष्क हृदय की संगत एक होने के कारण आज जो संगठन का झारखंड के अंदर उभरता परिदृश्य दिखाई देता है, उसकी पृष्ठभूमि में उन 2 कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। मेरी थोड़ी प्रशंसा की गई है, मैं स्वागत करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी। मैं आपके बीच का ही हूँ। अखिल भारतीय स्तर पर मेरा दायित्व 2 साल से है, 1.5 साल ही हुआ, 2 साल भी नहीं हुए। तो भी झारखंड में मैंने पर्याप्त प्रवास किया है, इसलिए यहाँ के किसी रास्ते से, किसी परंपराओं से, नियम कानूनों से, कार्यकर्ताओं से, यहाँ की दुविधाओं और सुविधाओं से मैं अनजाना नहीं हूं। तो मैं फिर आपको सबको उस विचार की ओर ले जा सकता हूं जिन्होंने कहा कि प्रार्थना ऐसे करो जैसे सारा काम ईश्वर पर निर्भर है, और कर्म ऐसे करो जैसे सारा काम मनुष्य को पूरा करना है। तो संपूर्ण शिक्षा जगत, भावना साधना का संगम, कर्म और कर्म का समन्वय और उसका संवाहक शिक्षक, उसका ये संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अखिल भारतीय स्तर पर और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ झारखंड प्रदेश के स्तर पर, यहाँ पर झारखंड शिक्षा मंच नाम से, बिहार शिक्षा मंच नाम से संगठन चलता था। शैक्षिक महासंघ झारखंड और शैक्षिक महासंघ बिहार, ये भी मेरा ही सुझाव था, क्योंकि उसके पहले जिस संगठन की मैंने स्थापना की उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां बहुत सारे संगठन चलते हैं, वहां भी मेरे सुझाव के अनुरूप ही राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तराखंड, और जैसे बिहार में से झारखंड बना, वैसे उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना, तो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तरांचल ऐसा नाम वहां के संगठनों का रखा गया। उसी क्रम में जब ये क्षेत्र मेरे साथ जुड़ा तो मेरे मन की इच्छा थी शैक्षिक महासंघ बिहार और शैक्षिक महासंघ झारखंड ऐसा संगठनों का नाम रखा जाए, तो नाम की कुछ एक रूपता बनी रहेगी। यहाँ के लोगों ने स्वीकार किया, उसका संविधान भी बना, और मुझे शायद जहाँ तक जानकारी है शैक्षिक महासंघ झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त भी है, मान्यता प्राप्त, बिहार की मान्यता प्राप्त नहीं। तो कुल मिलाकर पिछले 8-10 वर्षों के लगातार प्रयास और परिश्रम के, यहाँ के कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयास के परिणाम स्वरूप ऐसा भविष्य दिखाई देता है झारखंड प्रदेश का, जब राष्ट्रीय कार्यक्रम की इतनी सुंदर व्यवस्था की जा सकती है। तो अलग बात है कि वो कार्यक्रम किन्हीं कारणों से स्थगित हुआ, लेकिन मानो वो कार्यक्रम यहाँ होता तो उस कार्यक्रम में आए हुए लोगों का स्वागत, मान रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, कोई बैग फाइल, कोई स्मारिका, जो भी संगठन की सफलता के आवश्यकता तो होते हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसा मेरा सम्मेलन होने के प्रारंभ में भी अखंड विश्वास था। उसके पहले मैं आया तो नहीं, मैंने कहा था मैं 1-8 महीना पहले आऊंगा, लेकिन मेरी टेलीफोन पर बातचीत होती रहती थी और जो आवश्यक बात है आपस में होती रहती थी। संपूर्ण भारत के शिक्षकों को एक विचार करना पड़ेगा। अगर महासंघ वो विचार करता है
तब तो भारत के अंदर बाकी शिक्षक संगठनों से जो संगठन चल रहे हैं उसमें कुछ भिन्न चरित्र का माना जाएगा, नहीं तो वैसा ही माना जाएगा। मेरा मानना यह है कि स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात सत्ता जिन लोगों के हाथ में आई, उन लोगों के हाथ में भारत का भविष्य का स्पष्ट चित्र नहीं था। अगर थोड़े से लोग छोड़ दिए जाएं, सरदार पटेल जैसे महान देशभक्त, सावरकर और सुभाष जैसे क्रांतिकारी, फांसी का फंदा चूमने वाले भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों लोग, अगर इस प्रकार के कुछ लोग छोड़ दिए जाएं, तो स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व और स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात लंबे समय तक जिनके हाथों में बागडोर रही, उनके मन के अंदर दो मॉडल थे। उनके मन के अंदर मॉडल था कि भारत को रूस जैसा बनाना है, भारत को अमेरिका जैसा बनाना है। सरदार पटेल, सावरकर, सुभाष, आजाद, भगत सिंह जैसे लोगों के वक्तव्यों को आप किनारे रख दीजिए, तो जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर थी, उनके भाषणों का अगर आप संकलन करेंगे तो उनके भाषणों के संकलन में कहीं भी वो अंश दिखाई नहीं देता जो ये घोषणा करता हो कि भारत को, भारत के खोए हुए पुराने वैभव को वापस लौटाने का संकल्प करेंगे। इस संकल्प का अभाव था जिनके हाथ में सत्ता आई, और इस संकल्प का अभाव होने के कारण रूस में विकास का कौन सा मॉडल है, अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल है, इसको आधार बनाकर सन 47 के बाद यहाँ की सरकार चली। और जब यहाँ की सरकारें उस विकास के मॉडल पर चली तो साफ होता है, साफ चित्र सामने आता है कि वो विचार सरणी भारत के शिक्षा जगत में भी झलकने लगी। और जब वो विचार सरणी भारत के शिक्षा जगत में भी झलकने लगी तो हम जरा और पीछे लौटे हैं। यहाँ विभिन्न संगठन संस्थाओं ने सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा करके अपने अधिकारों की मांग करना प्रारंभ किया। क्यों? कि सत्ताधीशों के साथ एक वामपंथी ग्रुप था चलने वाला, जो बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से सत्ताधीशों के मस्तिष्क में, हृदय में प्रवेश कर गया। तो वो जो मॉडल चला उसको साम्यवादी कहिए, समाजवादी कहिए, ऐसा मिला जुला चला। उसको एकदम समाजवादी कहना ठीक नहीं, एकदम साम्यवादी कहना ठीक नहीं, लेकिन व्यवहारवादी झलक साम्यवादिता की दिखाई दी। और जब सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा के संस्थाओं ने, संगठनों ने अपने अधिकार मांगने प्रारंभ किए, तो आज की स्थिति में ऐसा दिखाई देता है संपूर्ण भारत के अंदर कि मानो सारा देश भिखारियों का देश बन गया है। समाज के हर तल पर, संगठनों के हर तल पर, सरकार के हर तल पर मांगना ही मांगना, मांगना ही मांगना, मांगना ही मांगना दिखाई देता है। और वो झलक भारत के शैक्षिक समुदाय के ऊपर भी आई। शैक्षिक समुदाय के ऊपर क्यों आई? आपके मन के अंदर विचार आता होगा कि शिक्षक ने क्यों मांगा। शिक्षक समुदाय ने भी सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी मांगे मनवाने का अभियान चलाया, और उन्होंने इसलिए चलाया, उसका कुछ लाभ हुआ। उन्होंने इसलिए चलाया कि सारी दुनिया के अंदर मांगने का जो वायुमंडल था, अर्थात अर्थतंत्र की दौड़ में सारा विश्व था, उसको विश्वव्यापी सारे तंत्र की संरचना का कारण भी कहा जा सकता है। और क्योंकि भारत के सत्ताधीशों के मन में भारत का कोई चित्र था नहीं, उनके मन में सारा उधार दिया हुआ चित्र था, तो भारत के शिक्षकों के मन के अंदर ये विचार आया कि जिन शिक्षकों की समाज चिंता करता था,
जिन शिक्षकों की कुछ मात्रा में सरकार भी चिंता करती थी, अगर अर्थतंत्र का यही हाल रहा, आने वाले 2-4-10 साल में शिक्षक के घर के अंदर खाने पीने और बालकों को, बच्चों को पालने और जीवन निर्वाह की व्यवस्था भी नहीं रहेगी। इसलिए शिक्षक समुदाय ने भी संगठन संस्थाएं बनाकर सरकार से और समाज से अपने निर्वाह की व्यवस्था के लिए मांगना प्रारंभ किया। उसका एक लाभ ये हुआ, अगर ये न होता तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वर्तमान शिक्षक, उसकी दशा क्या होगी। उस संगठनों के आंदोलनों के परिणाम ये हुए कि आज भारत के बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षक के परिवार के निर्वाह की चिंता उतनी नहीं करनी पड़ती जितनी उस समय करनी पड़ती अगर ये आंदोलन न चलते। लेकिन उसका दूसरा नुकसान हुआ, और वो नुकसान शिक्षा जगत में हुआ। नुकसान ये हुआ कि सारे भारत के अंदर जब मांगने का वायुमंडल बना, अधिकारों का वायुमंडल बना, तो कर्तव्य का जो क्षेत्र था वो लगभग लुप्त होता चला गया और कर्तव्य भावना इतने पीछे चली गई कि आज संपूर्ण भारत के अंदर अधिकार आगे है, कर्तव्य पीछे। आपके मन के अंदर ये विचार आता होगा कि क्या अधिकार न मांगे जाए? अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ क्या अधिकार मांगने की बात नहीं करता? महासंघ की बातों के दो पक्ष हैं। अगर महासंघ अधिकार मांगने की बात न करता होता, आपने कभी शैक्षिक महासंघ का अगर पत्रक पढ़ा होगा, जो केंद्रीय पत्रक है, और उसी विचार के आधार पर जो उत्तर प्रदेश का संगठन मेरे द्वारा प्रारंभ हुआ, उसमें भी हमने वो सूत्र दिया है कि शिक्षक की काल अनुरूप निर्वाह की चिंता करनी पड़ेगी, उसके योगक्षेम का संकट ना आए, इसकी चिंता समाज और सरकार को करनी पड़ेगी। इसलिए केंद्र सरकार अपने बजट का 10% और प्रदेश की सरकारें अपने बजट का 30% शिक्षा पर व्यय करे। अगर हम शिक्षकों के निर्वाह की चिंता न करने वाले होते तो फिर अपने उद्घोषणा में केंद्र सरकार के बजट का 30% और प्रदेश की सरकार के बजट का, केंद्र सरकार के बजट का 10% और प्रदेश की सरकार के बजट का 30% की बात क्यों करते हैं? लेकिन शिक्षक के इस निर्वाह की चिंता के साथ साथ महासंघ ने दूसरी बात भी रखी। भारतवर्ष के अंदर केवल एकमात्र शिक्षक संगठन है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, जो कर्तव्य बोध की भावना को भी जगाता है। दूसरा कोई संगठन नहीं है। अपना सारा काम ईमानदारी, प्रामाणिकता से करते हुए, अपने अधिकारों की मांग करते हुए, अपना बल और पौरुष, विद्वता, इस सब को प्रदर्शित करते हुए भी कर्तव्य को हम कहीं भूल न जाएं। इसलिए हमने कहा 12 जनवरी विवेकानंद जयंती से लेकर और 23 जनवरी सुभाष जयंती के बीच में 15 दिन का पखवाड़ा संपूर्ण भारत के अंदर कर्तव्यबोध पखवाड़ा नाम से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से जुड़े हुए जितने भी भारतवर्ष के अंदर संगठन है, सभी से संबद्ध शिक्षक मनाएंगे। भारत के अंदर दूसरा ऐसा कोई संगठन नहीं है। इसलिए अधिकार और कर्तव्य के बीच में तालमेल बैठाकर चलने वाला संगठन एकमात्र अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है। जब हम राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रभक्ति के 3 आयाम हैं। अगर शिक्षक क्लास में जाकर के 4 किताब पढ़ेगा, 2 पढ़ाकर आएगा, केवल इतनी भूमिका वर्तमान भारत में अंदर शिक्षक की नहीं है। महासंघ ने खुला विचार दिया है शिक्षकों को। महासंघ ने शिक्षकों के सामने 3 आपत्तियां रखी हैं। महासंघ ने कहा है कि वर्तमान भारत पर 3 प्रकार के संकट हैं। केवल किताब कापी से संबंध नहीं है।
शिक्षक माने भारत का जागरूक नागरिक, शिक्षक माने भविष्य के जागरूक नागरिक बनाने की आधारशिला, शिक्षक माने समाज के अंदर समुन्नत जीवन जीने वाला, शिक्षक माने समाज का केंद्र बिंदु होने वाला, ही मस्ट बी फोकल पॉइंट ऑफ सोसाइटी। शिक्षक माने बेचारा शिक्षक नहीं। और जब ऐसा चित्र हम शिक्षक का सामने रखेंगे तो क्या सरकार समाज को उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या शिक्षक को संपूर्ण विचार नहीं करना चाहिए? तो शिक्षक की चिंता करते हुए एक बहुत बड़ा चुटकुला आज के अखबार में आया हिंदुस्तान में कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। जब हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो कभी कभी जब ट्रैफिक पुलिस वाला हाथ देता है, रुकने का इशारा करता है, अर्थात रेड लाइट, तो रेड लाइट देखकर हम रुक जाते हैं। रेड लाइट देखकर एक शिक्षिका एक बड़े शहर में फिर भी चलती रही, तो वहीं पर एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका। जरा ध्यान से सुनिए। उस शिक्षिका ने कहा, आई एम टीचर। उन्होंने कहा, मैं शिक्षिका हूं, मैं जाऊंगी, मेरे लिए रेड लाइट ये कोई महत्व की चीज नहीं है। तो उस ट्रैफिक पुलिस वाले ने कहा कि माना कि आप शिक्षिका हैं, लेकिन आप ही अगर मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे तो रेड लाइट किस काम की है? अनेक भारतवर्ष में ट्रैफिक पुलिस वाले ने भी अपेक्षा की है कि शिक्षक तो कम से कम मर्यादाओं का पालन करेगा। जब एक छोटे से कर्मचारी की अपेक्षा यह है कि शिक्षक मर्यादा का पालन करेगा, तो जब शिक्षक के कंधों पर भारत का भावी नागरिक और भारत का वर्तमान नागरिक ये बनाने का बहुत बड़ा दायित्व है, तो ऐसे दायित्ववान शिक्षक को ये समझना पड़ेगा कि आज के भारत पर 3 प्रकार का संकट है। तीनों प्रकार के संकट को समझकर भविष्य की रणनीति बनानी पड़ेगी। और पहला संकट भारत की अर्थनीति पर है। भारत की अर्थनीति का मतलब है कि विश्व बैंक के मकर जाल में हम देख रहे हैं कि भारत की जो अर्थनीति जो कृषि आधारित थी, वास्तव में तो भारत का मूल तंत्र गृह बचत पर आधारित था। जब भारत स्वाधीन हुआ तो भारत के ऊपर दुनिया का कोई कर्जा नहीं था। आज 62-63 साल की स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात भी भारत का हर बच्चा जिस दिन पैदा होता है, हजारों रुपए का एक दिन में कर्जदार होकर पैदा होता है। ये स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात सत्ता जिन लोगों के हाथ में थी, उनकी गलत नीतियों के कारण हुआ है और विश्व बैंक के मकर जाल के कारण हुआ है। भारत की खेती भारत के किसान के हाथ से जा रही है। क्या किसी विद्यालय में कृषि कोई विषय पढ़ाया जाता है? क्या कोई बागवानी है, कोई फल का पेड़ है, कोई फूल का पौधा है, कोई चावल गेहूं धान की कोई बुआई छपाई उसकी कोई जानकारी है? आज के भारत की स्थिति साफ साफ यह है कि भारत के खेती से भारत का किसान अलग हो रहा है और आत्महत्या वगैरह का दौर तो हमको दिखाई देता है। भारत की धरती में पैदा हुए भारत के फल से भारत की मिट्टी की सुगंध जा रही है। आप जो ये बड़ा बड़ा पपीता देखते हैं ना बाजार में, ये पपीता जिसने उगाया है हाइब्रिड पपीता, वो मेरा मित्र है। मैं उसके घर का ये पपीता नहीं खाता, उसके घर जाता हूँ। 20 एकड़ का उसका फार्म है नैनीताल जिले के अंदर। सुधीर चड्ढा उसका नाम है, हमारा ही कार्यकर्ता है। मैंने कहा दुनिया को तुमने इतना बेवकूफ बनाया है, 1 इंच छिलका जब तक नहीं छीलेंगे उस पपीते के अंदर पपीते जैसी मिठास नहीं दिखाई देती। भारत का जो मौलिक पपीता था, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा कोई और बड़ा होगा, ऐसा पपीता देशी पपीता हाथ से गया है। ये तो एक नाम लिया मैंने, बाजार में एक सेब आया है, एक ही मॉडल है, एक सही वजन है, एक सही आकार प्रकार है, हाइब्रिड सेब। हाइब्रिड जो भी कुछ चला आ रहा है और वो कृषि वैज्ञानिक जिनको कृषि का कोई ज्ञान नहीं है, हजारों लाखों रुपया वेतन लेकर के कृषि वैज्ञानिक जिनको भारत की
जो कृषि की धरती है उसके विषय में कोई ज्ञान जिनको नहीं है, वो कृषि की नीति तैयार करते हैं। मैं थोड़े से दिन अध्यापक भी रहा हूं, 1 साल, लगभग 40 साल पहले। मेरा मन नहीं लगा फिर, तो मेरा एक मित्र आया कृषि अध्यापक होकर के। मैं गांव में पैदा हुआ हूं, मैं खेती के सब काम जानता हूं, चारपाई बुनना जानता हूं, भैंस का गाय का दूध दूना जानता हूं, हल चलाना जानता हूं, गुड़ बनाना जानता हूं, छप्पर बनाना जानता हूं, हाथ में दराती लेकर के घास काट करके सर पर घास ढोकर 10 साल काम किया है। सारे अनुभव मुझे खेती के हैं। वो शहर से आया था मेरा मित्र अध्यापक, और कृषि अध्यापक वो, मैं अंग्रेजी का अध्यापक। पहाड़ की बात है अल्मोड़ा, उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी जमीन है, 6000 फीट ऊंचाई पर है, यहाँ सेब बहुत अच्छा हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है। उस बेचारे ने अपनी जेब से 3000 रुपए खर्च किए 38 साल पहले, 100 गड्ढे खुदवाए, 3000 पौधे लाया सेब के, वो पौधे लगाए कुछ विद्यार्थियों को लेकर के। जब महीना 2 महीना 3 महीना बीता तो उसने मेरे से कहा, मैंने कहा भाई साहब गड्ढे खुदवाए, पानी भी डालते हैं, खाद भी डालते हैं, 3000 पौधे उसमें लगाए, कोई पौधा दिखाई नहीं देता, मामला क्या है? मैं कहा आप ही कह रहे थे 6000 फीट ऊंचाई पर सेब पैदा होता, ये बात आपकी सही भी है। तो वो जो कृषि वैज्ञानिक बनकर आया था अध्यापक के नाते, उसने खेती देखी नहीं थी, की नहीं थी, किताब पढ़ी थी खेती की। उसने किताब में ये नहीं पढ़ा जब गांव की भैंस और गाय जंगल में आएंगी, वो जो गड्ढों के अंदर हरे हरे पेड़ लगे हैं सेब के, वो उधर जब देखेंगे तो मुंह चलाएंगे और खा जाएंगे। ये किताब में नहीं लिखा है। खेती का कोई प्रत्यक्ष अनुभव ना होने के कारण उसने 3000 रुपए जेब से खर्च किए। मैंने कहा उसमें किताब में नहीं लिखा। अनुभवहीन कृषि वैज्ञानिकों के आधार पर और दुनिया से सारे फैक्ट होने के कारण बीटी बैंगन, बीटी कॉटन, ये सारा जो तमाशा होता चला जा रहा है। तो जैसे अंग्रेजों ने अपने कार्यकाल में नील की खेती उगा करके भारत की खेतों को बंजर किया और भारत का किसान असहाय जैसा देखता रहा, आज तो अपना राज्य है। तथाकथित अपने लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि भारत की खेती को समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए भारत के कृषकों से परामर्श लेना पड़ेगा। भारत के किसान को किनारे किया गया, इसलिए भारत के अर्थतंत्र का आधार जो भारत की कृषि है वो अपने हाथ से धीरे धीरे जा रही है। टाउनशिप, किसानों की भूमि अधिग्रहण करना और उसमें अमेरिका और कनाडा के मॉडल पर टाउनशिप तैयार करना। और हम जानते हैं शहर बड़े होते हैं, गांव भी बढ़ते हैं, जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं उतनी सीमाओं में बढ़ते चले जाते हैं। उस टाउनशिप को अमेरिका और कनाडा के मॉडल पर चलना और फिर गाजियाबाद और नोएडा, अलीगढ़ और आगरा के अंदर खून खराबा होना, ये सारा गलत नीतियों के कारण है। तो पहला अर्थतंत्र अपने हाथ से जा रहा है, पहली चिंता का विषय ये। दूसरा संकट भारत के स्वास्थ्य तंत्र पर है, जरा ध्यान से सुनिए। इस मंच पर मैं ये घोषणा करना चाहता हूं और मैं बहस कर सकता हूं, भारत के अंदर एड्स नाम की बीमारी नहीं है। 1 अरब 10 करोड़ भारतवासियों का मनोबल कमजोर करने के लिए कि मानो तुम ऐसे निकम्मे लोग हो कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी और महामारी तुम लोगों को होती है, उसके नाम पर मनोबल कमजोर करने के लिए, उनका मॉरल डाउन करने के लिए हर 6 महीने में कोई ना कोई बीमारी का नाम आ जाता है। और आप देखते हो कोई ना कोई बीमारी 6 महीने में आती है, 2 महीने में चली जाती है, क्योंकि हर बीमारी के नाम पर बजट आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। अनेकों वर्षों से एड्स की बीमारी के नाम पर सरकारों के पास और सरकारों के माध्यम से उनके एजेंटों के पास एड्स की बीमारी के नाम पर अरबों डॉलर का बजट आता है। भारत में एड्स की बीमारी नहीं। मैं लखनऊ में रहता हूं, 40 लाख आबादी है लखनऊ की। मैंने चैलेंज किया अगर 40 लोग कोई एड्स के ढूंढ लाए, अरे कोई बात हो जाती होगी, कोई हारी बीमारी, बुखार, जुकाम, जिन कारणों को एड्स की बीमारी कहते हैं, मानो अगर वो कारण थोड़ा बहुत हुआ भी तो भारत की 90% बीमारियों के इलाज भारत की रसोई में है।
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बता रही है कि तुलसी में कौन से गुण है, अदरक में कौन से गुण है, हल्दी में कौन से गुण है। कौन समझाए इन पढ़ने वालों के? हिंदुस्तान की अनपढ़ दादी नानी जानती है कि तुलसी में कौन से गुण है, अदरक में कौन से गुण है, हल्दी में कौन से गुण है। चोट लग जाती तो अनपढ़ दादी कहती है बेटा गर्म दूध में हल्दी डालकर पी लो, सो जाओ। जुकाम बुखार हो जाए, एलर्जी हो जाए तो घर में एक बूढ़ी महिला जो एक अक्षर नहीं पढ़ी वो बताती है कि तुलसी का काढ़ा पी लो, ठीक हो जाओगे। भारत में एड्स की बीमारी नहीं है। अरबों डॉलर के कंडोम का बाजार भारत को बनाना और अरबों डॉलर की अंग्रेजी रिजेक्टेड दवाइयों का बाजार भारत को बनाना और भारत के अरबों लोगों के मन को कमजोर करने का षड्यंत्र एड्स। एड्स नाम की कोई बीमारी नहीं है। ठीक से खाइए, ठीक से सोइए, ठीक से रहिए, ठीक से सारा आचार विचार आचरण कीजिए, काय की बीमारी। तीसरा संकट भारत के जिससे आप सीधे सीधे जुड़े इन दोनों बातों से भी हैं। शिक्षक यानी जागरूक नागरिक, उसको सजगता अपने अंदर लानी पड़ेगी। तीसरा संकट भारत के शैक्षिक तंत्र पर है। भारत का शैक्षिक तंत्र भी भारत के हाथ से जा रहा है। नए नए तमाशे आप देखते ही हैं। विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे। आज जो यहाँ विश्वविद्यालय है उनकी दशा सुधर नहीं रही। उनकी दशा सुधारने की कोई इच्छा शक्ति भारत की केंद्र सरकार या भारत की प्रदेश की सरकारों के अंदर दिखाई नहीं देती। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर जो 50% से कम अंक जिनके थे और बीएड का एंट्रेंस टेस्ट जिन्होंने दिया, फिर घोषणा हुई उनका एडमिशन नहीं होगा, ऐसे छात्रों का 10 करोड़ रुपया वाइस चांसलर नहीं बोलता कि ये गलत है कि सही है। ये कैसा शिक्षक है? ऐसे घपले और घोटाले, इनके घोटालों और घपलों के पीछे सरकारों के तंत्र का जटिलीकरण पूरा कारण है। तो भारत की शिक्षा भी भारत के हाथ से जा रही है। भारत को खोज करनी होगी भारत की। जो आदमी इस देश के अंदर केवल पैदा हुआ, लेकिन इंग्लैंड का व्यक्ति अपने को कहता है मार्क टुली, आप जानते होंगे बीबीसी का संवाददाता है, 30 साल से हिंदुस्तान में रह रहा है। उसने भारत के लोगों को समझाते हुए लेख लिखा। उन्होंने कहा भारत ये गलती कर रहा है, भारत का नेतृत्व ये गलती कर रहा है कि हमको दुनिया की होड़ में आना है, हमको दुनिया के बाजार में खड़ा होना, ये गलत चिंतन है। उन्होंने कहा भारत को भारत के खोए हुए पुराने गौरव को लौटाने का प्रयास करना चाहिए। भारत को अपने समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर खोजना चाहिए। ये वो आदमी कह रहा है जिसको इस देश से शायद बहुत बड़ा लगाव ना होगा और उनको समझा रहा है जिनके हाथ में भारत की लगाम है, भारत की बागडोर है। उनको चिंता ये है कि हम दुनिया के कंपटीशन में कैसे खड़े हों। एक शब्द चलता है जीडीपी। जीडीपी माने जो आय का स्तर है भारत के अंदर इतना बढ़ गया, इतना घट गया। ये इतना घिनौना शब्द है। इससे ये पता नहीं लग सकता है कि झारखंड में टाटा नगर में कितने गरीब, कितने स्तर के गरीब हैं, कितने अमीर, कितने स्तर के गरीब हैं। टोटल झारखंड का, टोटल भारत का आप एक अनुमान निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। व्यक्ति व्यक्ति की गरीबी अमीरी, गांव गांव की गरीबी अमीरी, इसके अलग अलग मापदंड हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं, उनके समाधान के तरीके अलग हैं। कहीं जल का संकट है तो कहीं वायु का संकट है, कहीं बिजली का संकट है। अलग अलग समस्याएं, अलग अलग समाधान है। इस सबको एक घपले में शब्द दिया गया जीडीपी। राम मनोहर लोहिया जब जीवित थे वो ये कहते थे जो शब्द हैं ये शब्द भी भारत की जनता को उलझाए चले जा रहे हैं। मैं जब इस संगठन में आया 10 साल पहले तो मेरी समझ में नहीं आता था एक शब्द चलता विनियमितीकरण, मेरी समझ में नहीं आता था क्योंकि मैंने नौकरी कभी की नहीं 1 साल छोड़कर। तो अंग्रेजी में समझ में आया रेगुलराइजेशन, उसको विनियमितीकरण कहते हैं। तो जो सामान्य अध्यापक बनता है उसको भी समझने में कई साल लग जाते हैं। वो बेचारा एक छोटी सी समस्या लेकर के रांची जाता है, 3-3 दिन पड़ा रहता है। काय की समस्या? 2 साल से प्रमोशन रुका हुआ है, 3 महीने से तनख्वाह रुकी हुई है। इसके लिए 1 महीने में 3 दिन 4 दिन रांची जाएगा। उत्तर प्रदेश का आदमी लखनऊ पड़ा रहेगा। शब्दों का जंजाल ऐसा है, फाइलों का जंजाल ऐसा है, इसमें जानबूझकर अंग्रेज सरकार उलझा कर गई। और वो अंग्रेज सरकार उलझा कर गई जहां फाइलों का अंबार नहीं है।
जहां कहते हैं संविधान भी अलिखित है, थोड़े से शब्दों में। उत्तर प्रदेश की सरकार के 70-80 लोग इंग्लैंड गए, वहां महीना 20 दिन प्रवास करके आए, दौरा करके आए। आने के बाद वो बड़ी प्रेरणा लेकर आए।